इंडियन आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान के साथ, वो सिर्फ एक ट्रेलर था और जो पूरी मूवी है वो अभी बाकी है। उसके साथ-साथ एक पाकिस्तानी रैपर जो हैं तला अंजुम, उन्होंने एक एक्ट की, एक हरकत थी उनकी जो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में की, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है इस वक़्त। हसीना शेख जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और शी हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आज बात करते हैं रीजन के अंदर जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, इंडिया के ऊपर बांग्लादेश, ईरान और यूएस का जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया है। उसके साथ-साथ इंडिया और पाकिस्तान की भी 2 छोटी-छोटी कंट्रोवर्सीज़ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई अपनी राय है तो वो कमेंट में ज़रूर दिया करें, उससे बहुत हेल्प होती है। तो सबसे पहले तो मंडे को जो है वो इंडियन आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान के साथ, वो सिर्फ एक ट्रेलर था और जो पूरी मूवी है वो अभी बाकी है। और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की, हरकत से मुराद जो इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवाया, तो पाकिस्तान को जो है इंडिया वो सही अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाएगा और पूरी मूवी दिखाएगा, और 4 महीने से 4 साल तक का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और मतलब बेसिकली वार्निंग दी जा रही थी, चेतावनी जिसको वो कहते हैं। तो सर अगर ये ट्रेलर था तो मूवी आप ना ही देखें बेहतर है। बहुत ज़्यादा तबाही बर्बादी हो जाएगी। आप इस दफ़ा जहाज़ छोड़ के गए, गिरा के गए, अगली दफ़ा आपको साइकिल पे ना आना पड़ जाए। तो ये इस तरह की तरफ बातें लेके जाते हैं। बट ये पब्लिसिटी स्टंट्स कह लें आप इनको, अगर आर्मी चीफ्स पब्लिसिटी स्टंट्स करना शुरू हो जाएँ और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना शुरू हो जाएँ, तो आगे कोई बात करने को रह नहीं जाती। उसके साथ-साथ एक पाकिस्तानी रैपर जो हैं तला अंजुम, उन्होंने एक एक्ट की, एक हरकत थी उनकी जो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में की, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है इस वक़्त पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। नेपाल में वो गए हुए थे फॉर अ कॉन्सर्ट। वहाँ पे कोई इंडियन फ़ैन था जिसने उन्हें अपना फ्लैग दिया, और उन्होंने वो फ्लैग उठा के दिखाया भी, लहराया भी और वो पहना भी। तो उसके ऊपर बड़ा शोर मच रहा था कि एक पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स चल रही हैं और जिस तरह के रिलेशन हैं इस वक़्त, तो ये नहीं करना चाहिए था उनको। मुखालिफ मुल्क के क्या कहते हैं झंडा नहीं अपने ऊपर लेना ओढ़ना चाहिए था और इस तरह। तो उस पे उन्होंने ट्वीट भी दी, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की जो हेट है उसके बेसिस पे नहीं चलता, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं ये जो प्रोपेगेंडा या आप कह लें जो स्टेट रिलेशंस होते हैं, जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, इनसे बाहर रह के मैं जो है वो अपने एक्शंस कंडक्ट करता हूँ। तो मैं उनकी बात में, आपस की बात है, थोड़ा-सा हाँ में हाँ मिलाता हूँ कि जो इंडियन अवाम है और जो पाकिस्तानी अवाम है, उनका शायद इतना कोई दूरी नहीं है। हमारे कल्चर बहुत सिमिलर है, हमारी लाइफ़्स बहुत सिमिलर है, हमारे इश्यूज़ बहुत सिमिलर है। और वो एक आर्टिस्ट है, उनको जब उनका फ़ैन कोई भी हो, दुनिया का कोई भी बंदा हो सकता है, हमें भी बड़े से बहुत से इंडियन एक्टर्स पसंद हैं, इंडियन सिंगर्स पसंद हैं। तो अगर उनको कोई रिस्पेक्ट देगा, उनको कोई इज़्ज़त देगा, तो वो भी उसकी इज़्ज़त की का एहतराम करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर उस बंदे ने एक पाकिस्तानी के हाथ में अपना झंडा पकड़ा दिया अपने मुल्क का, उसको ये भी खदशा हो सकता था कि ये मचोड़ के फेंक ना दे, जिससे उनकी बड़ी बेइज़्ज़ती होती है और उस फ़ैन को बड़ा जो है वो बैकलैश होता। लेकिन उसने भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ऑफ मोहब्बत में दिया, और इन्होंने भी मोहब्बत में उसकी मोहब्बत का जवाब दिया, और वो झंडा दिखाया कि यार हैं तो हम एक ही ज़मीन के, बीच में एक लाइन है, कोई मसला नहीं है। और क्योंकि वो उसको इज़्ज़त दे रहा था, उन्होंने उसको इज़्ज़त वापस दी, मोहब्बत शेयर हुई। तो अवाम के बीच में इस तरह का मसला नहीं होता। एंड दिस गोज़ टू शो कि जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है, जिस तरह की उनका डिमीनर था रिसेंटली, उसमें और पाकिस्तान के डिमीनर में जो है, पाकिस्तान के एंटरटेनर्स में, क्रिकेटर्स भी जो है एंटरटेनर्स ही होते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने जिधर सलाम नहीं किया, उन्होंने ट्रॉफ़ी एक्सेप्ट करने से क्या कहते हैं मना कर दिया। वहाँ पे आपके जो पाकिस्तानी एक एंटरटेनर, एक रैपर, एक सिंगर के फ़ैन है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं मोहब्बत अपने बेशक इंडियन फ़ैन है वो, उसकी। तो ये गोज़ टू शो कि यार एहतराम, इख़लाक़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आई थिंक बेहतर हरकत थी, जो इंडिया की तरफ से हो रहा है, उससे बहुत बेहतर चीज़ थी ये। बुराई का जो है जवाब वो भलाई से देना चाहिए, अच्छा तरीका। यू शुड शो कि हू यू आर, आप बड़ापन शो कर रहे, और उन्होंने बड़ापन शो किया। अब चलते हैं उस बात की तरफ जो मैं पहले बता रहा था कि इंडिया के ऊपर इस वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया फ्रॉम बांग्लादेश, यूएस और इराक। तो यूएस की तरफ से ये हुआ है कि इंडिया को 50% टैरिफ्स लगाए थे ट्रंप ने कि वो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बार-बार जो है वो हर पब्लिक फोरम के ऊपर आके ट्रंप ने जो है उनको बहुत ही ऐसी इस तरह एम्बैरेस किया मोदी को और इंडिया को इन जनरल,
प्राइमरली रिगार्डिंग दी मे 9th वॉर में 7 to 9th वॉर जो था पाकिस्तान के साथ, कि 8 इंडियन जेट्स 7 इंडियन जेट्स किधर उनको मौका मिला, एक मौका नहीं छोड़ा उन्हें। अब मैंने पहले भी यही बात की थी कि माइट बी कि ये ट्रम्प की स्ट्रैटेजी हो कि वो ज़रा कान से खींच के जो है ना इस दफ़ा इंडिया को वो जगह पे लेके आएँ, और जो भी मुज़ाकरात हैं, जो भी ट्रेड डील्स करनी हो, उसके लिए वो बहुत ही घुमा फिरा के भी जो है ना कान पकड़ रहे थे। तो उसके बाद अब हुआ ये कि इंडिया की डील हो गई है विद द यूएस, वो यूएस से जो है 1 साल के लिए भी एलपीजी लेगा, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया जो है वो यूएस से एलपीजी ले रहा है। और पहले भी मैंने बताया था कि उनकी एक मित्तल एनर्जी थी, उन्होंने भी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दी थी बिकॉज़ ऑफ ये टैरिफ्स और जो ट्रेड मुज़ाकरात थे, और यूएस का जो प्रेशर था इंडिया के ऊपर उसकी वजह से। तो इंडिया जो है वो वाक़ई यूएस की स्ट्रैटेजी के थ्रू लाइन पे आना शुरू हो गया यूएस की। और दूसरा मसला जो है वो मैंने बताया था कल, हसीना शेख जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और शी हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश के, और वो इस वक़्त रिज़ाइड करती हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जो है इस वक़्त, वो इंडिया ने होस्ट किया हुआ है उनको, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके टर्म्स भी थे, बट गवर्नमेंट ने उनको होस्ट किया हुआ है, और बांग्लादेश और इंडिया की जो है वो आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। उसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक ने एक 2013 में ट्रीटी बनाई थी और साइन की थी, जिसके तहत कोई भी क्रिमिनल अगर दूसरे मुल्क में रिज़ाइड कर रहा होगा, तो दूसरा मुल्क जो है वो उसको पकड़ के वो वापस मुल्क पे भेजेगा। अगर बांग्लादेश में हो तो इंडिया वो बांग्लादेश उठा के इंडिया भेजेगा, और इंडिया बांग्लादेश भेजेगा। अब उसके तहत मसला ये है कि इंडिया की इस वक़्त जान जा रही है, बिकॉज़ इंडिया ने उनको अपने पर्पसेज़ के लिए, हमने पहले ही बात की कि यूज़ करना है, जो अवामी लीग है बांग्लादेश, क्योंकि ये इंडिया के हाथ से निकल रहा है। इंडिया के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ ख़राब तर से ख़राब तर होते जा रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना के करीब है। सो इंडिया वांट्स कि वो इनको हसीना शेख को जो है एज़ अ पीस यूज़ करके दोबारा, एज़ अ चेस पीस यूज़ करके, वो अमन वाला पीस था, वो किसी तरह दोबारा अपना इन्फ्लुएंस जो है बनाए, या इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके रखे बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश ने फॉर्मली जो है वो रिक्वेस्ट पुट अप कर दी है कि आप ये क्योंकि क्रिमिनल है हमारे पास, इनका शी इज़ अ कन्विक्टेड फेलन, उनका केस भी है सारा कुछ, तो ये आप हमें वापस दें। अब इसमें इंडिया की बड़ी जान जा रही है, और इंडिया में मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी जो है ना एक्सक्यूज़ेज़ अभी से बनाना शुरू कर दिए कि ये हो जाएगा तो हम नहीं देंगे, और ये होगा तो हम नहीं देंगे, बिकॉज़ इस तरह जो है ट्रीटी के अंदर बातें हैं। लेकिन जो क्लैरिटी है वो ये कि ट्रीटी 2-4 चीज़ें कहती है। तो सबसे पहले ट्रीटी के अंदर जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसके खिलाफ चार्जेस हैं, या जिसके जो कन्विक्ट हो चुका है, उसको दूसरे मुल्क ने पहले मुल्क को देना है, बिकॉज़ उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन केस चल रहा है, या वो कन्विक्ट हो गए। तो ये दोनों चीज़ें क्राइटेरिया पूरा होता है। फिर इसमें एक अमेंडमेंट आई थी कि कोई भी दोनों कंट्रीज़ को फुल एविडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फुल प्रूफ कि क्या हुआ है, किस तरह। और जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है, वो एज़ इज़ दी जाएगी अगर कोर्ट की तरफ से वारंट है उनके अरेस्ट का, या उनके सेंटेंस का, तो उसको ऑनर करते दूसरी कंट्री पहली कंट्री को जो है वो उस इंडिविजुअल को हैंड ओवर करना पड़ेगा उनको। फिर ये जो ट्रीटी है उसके अंदर जिसकी बेस के ऊपर ये सारे एक्सक्यूज़ बना रहे हैं वो आर्टिकल 6, उसके अंदर है कि अगर कोई पॉलिटिकल उसकी वजह से पॉलिटिकल ऑफेंस है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो किसी इंडिविजुअल को रोका जा सकता है, ये ट्रीटी को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो इनका केस है, जितने भी लीगल एडवाइज़र्स हैं और लीगल कम्युनिटी है, जो चीफ़ एडवाइज़र है, उन सब ने यही बताया है इंडिया को, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के हैं, या बांग्लादेश के स्टेट के हैं, उन्होंने ये बताया कि ये पॉलिटिकल ऑफेंसेस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस है, एंड द वर्डिक्ट हैज़ बीन पास्ड। तो इस आर्टिकल को भी वो इंडिया यूज़ करने की कोशिश करेगा, रिगार्डलेस वो करने की फुल कोशिश करेगा, लेकिन ये यूज़ होता नहीं है। इस जगह पे ये चीज़ बनती नहीं है, तो इसमें मसला आएगा। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि गुड फेथ के अंदर जो है वो ऑपरेट करना है इस ट्रीटी के लिए। तो जितनी भी लीगल कम्युनिटी अगेन, और जो एंटिटीज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं उधर बांग्लादेश की, उन्होंने कहा है कि हम सिंसियर ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको हैंड ओवर करें, बिकॉज़ इनके खिलाफ जो है वो केस हुआ है, लीगली वारंटेड है ये चीज़ कि इनको भेजा जाए और इनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए प्रॉपर्ली। तो ये गुड फेथ वाला इश्यू भी बीच में से निकल जाता है। अब इंडिया की जो है वो मैंडेटरी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटी दैट दे हैव साइन, कि ये हसीना शेख को दें। लेकिन अब देते हैं कि नहीं, प्रोबेबली नहीं देंगे, बिकॉज़ दे स्टिल हैव यूज़ फॉर हर, वो अभी तक उसको यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया के ऊपर अब प्रेशर आ रहा है,
बिकॉज़ एक तो बांग्लादेश उसको बहुत क्लोज़ली बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी देखेगी कि इंडिया क्या अपनी ट्रीटीज़ ऑनर भी करता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी से भी इन्होंने यूनिलैटरली जो है सस्पेंड कर दी, जो कि उस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि वो नहीं कर सकते। तो ये अब एक दूसरी ट्रीटी होगी जिसके अंदर जो है इंडिया या तो वो कंप्लाई करेगा ड्यू टू प्रेशर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो सारे दुनिया के एनालिसिस है वो यही है कि ये नहीं देंगे। ये इसमें कोई घिच-पिच करके कोई अपनी तरफ से जो है एक्सक्यूज़ बना के इसको रोक लेंगे। सो गोज़ टू शो कि इंडिया अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ऑनर भी नहीं करता प्रॉपर्ली। तो लास्टली जो है ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का प्रेशर एक तरफ और साथ ही जो बेइज़्ज़ती है वो छोटी-मोटी वो ऐड ऑन होती है। ईरान ने जो है वो इंडिया के जो ऑर्डिनरी सिटिज़न्स हैं उनके लिए वीज़ा फ्री या वीज़ा अपॉन एंट्री जो है वो बैन कर दिया। ऑल सिटिज़न्स ऑफ इंडिया विल नाउ हैव टू गेट देयर प्री अप्रूव्ड वीज़ाज़ और फिर वो ट्रैवल करेंगे। ये इफ़ेक्ट लेगा 2025-22 नवंबर से, स्टार्टिंग 22 नवंबर 4 दिन बाद से। और ये इसलिए किया है क्योंकि इंडिया से जो है लोग जा रहे थे ईरान और वहाँ पे जाके डंकी-शंकी लगाने के लिए या बाकी दुनिया के अंदर फैलने के लिए, जिस तरह जो है लोअर क्लास के लोग करते हैं, वो किसी भी मुल्क के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ इंडिया। तो वहाँ से डंकी-शंकी लगा के यूरोप और शायद अमेरिका भी आगे पीछे जाने के लिए अरब कंट्रीज़, अरब स्टेट्स के अंदर भी। तो वहाँ पे 3-4 लोगों को जो है वो किडनैप कर लिया गया, फिर उनसे रैंसम माँगा गया और ये जो इश्यू है वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से हो रहा था। रिपोर्ट तो एक केस हुआ जिसमें 3 बंदे थे जो पब्लिसाइज़ हुआ। तो ये आई गेस रिकरिंग चीज़ थी और पिछले 1 डेढ़ साल से जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री मिली हुई थी इंडियंस को, वो रिवोक कर दिए प्रिविलेज। तो अब इसको आप किसी तरह भी देखें, किसी भी एंगल से देखें, किसी भी नज़रिए से देखें, तो इट इज़ अ स्लैप इन द फेस कि आपको एक कंट्री ने एक प्रिविलेज दी थी और वो फिर वापस ले ली गई। तो अब वही बात है कि प्रेशर और एम्बैरेसमेंट मिल-मिला के इंडिया के लिए रीजन के अंदर बढ़ती जा रही है और अभी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी फुल डेवलपमेंट पे नहीं पहुँची। जिस तरह बांग्लादेश का केस है, जिस तरह यूएस से इंडिया टाइज़ है, वो प्रेशर अभी भी बाकी है। ये तो एक फाइनल सी कॉल थे ना कि आपका वीज़ा प्रिविलेजेस रिवोक कर दिया आपकी स्टेट के लिए। लेकिन बाकी तरफ से और भी प्रेशर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के साथ भी अभी उनके टर्म्स इसी तरह चलते जा रहे हैं और मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स जिस तरह मैंने कहा कि अभी वो ट्रेलर था, मूवी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्यूमुलेट करके इंडिया को एक बुरी वो लाइट दे रही हैं, बहुत बुरी मतलब। मैं इंडिया को कोई फ़ेवर नहीं करता, लेकिन इंडिया का एक बड़ी कंट्री है, इट्स अ बिग कंट्री, इट्स अ दुनिया के अंदर एक पोज़ीशन होल्ड करती है। उसकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के जो उनके साथ वाक़यात हो रहे हैं, इट्स सैड टू सी, इट्स अ पिटी के वो उनसे जो है इतना बड़ा मुल्क, इतना तगड़ा मुल्क हैंडल नहीं किया जा रहा डिप्लोमैटिकली ख़ुसूसी तौर पर। तो ये था हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो अगेन वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपकी कोई अपनी राय है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।